इफ़ द डॉटर्स आर मैरिड और द फादर passes अवे, उसका कोई राइट नहीं बनता उस ज़मीन पे। अगर ग्रैंडफादर ने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की विल की है तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी किसी भी विल के थ्रू पर्सनल प्रॉपर्टी तो नहीं बन सकती। नहीं, जो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मैं वो प्रॉपर्टी के पेपर्स लेके अपने साथ चला जाता हूँ। तो इन दैट केस एम आई कमिटिंग अ क्राइम? अगर वो प्रॉपर्टी उनके नाम है और आप उनकी प्रॉपर्टी के पेपर लेके चले जा रहे हैं, इट्स अ डायरेक्ट थेफ्ट। मेजर जो आपने अभी केसेस हैंडल किए होंगे रिलेटेड टू डाइवोर्स, सो रीजंस क्या आते हैं उसमें कि किस वजह से होता है ये? वो क्रुएलिटी है, सबसे बड़ी बात है, डाउरी डिमांड है और घर से निकाल देना है। ऐसे केसेस में क्या कर सकता है एक मेल की अगर उसके ऊपर फेक एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं? जैसे उनके लिए क्रुएलिटी से रिलेटेड बहुत सारे लॉज हैं, तो सेम आपके लिए भी है ना। अगर राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ अगर फीमेल के लिए है तो क्या मेल के लिए नहीं है? सो गाइज, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ऑन एयर अनफिल्टर्ड। मैं हूं आपका होस्ट दिलेर और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक पे जो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हम डे टू डे लाइफ में भी यूज़ करते हैं। आपने भी सुना होगा कि अगर रोड पे एक छोटा सा भी एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पर सामने से धमकी आती है कि आई सू यू इन कोर्ट, राइट? बट आप कैसे सू कर सकते हो, रेगुलेशंस क्या होते हैं, लॉ किस तरह से वर्क करता है, आज हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं। और इसके लिए एक बहुत ही स्पेशल और बहुत ही करेक्ट गेस्ट हमारे पास हैं जिन्होंने अपने करियर के 6.5 साल दिए हैं इसी चीज़ को, इसी प्रोफेशन को। सो प्लीज़ वेलकम एडवोकेट मनीषा शर्मा एंड लेट्स स्टार्ट दिस कन्वर्सेशन टुडे। सो मनीषा जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट पे। थैंक यू। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि रेगुलेशन और लॉ, अगर मैं जुडिशरी की बात करूं तो उस साइड में जाना बहुत रेयरली होता है, क्योंकि मैं भी ऑब्वियसली स्कूल गया, मैंने कॉलेज पास आउट किया। सो ये मोटिवेशन आना ही बहुत अपने आप में बड़ी बात है कि आपको लॉ परस्यू करना है। सो आपने 6.5 साल दिए इस चीज़ को, तो आपके माइंड में ऐसा क्या है, मतलब थ्रू आउट द जर्नी वाइल यू वर स्टडिंग या फिर वाइल यू वर इन स्कूल, ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने आपको मोटिवेट किया कि दैट यू वांट टू परस्यू लॉ? एक्चुअली दिलेर जी, इट वाज नॉट अ सडन डिसीजन। एक्चुअली इट केम लेटर इन माई लाइफ। लेटर मीन्स मैंने अपनी एजुकेशन कर ली थी, आई डिड माई graduation, I did my MBA, I worked for a 5 year in German company. Then I decided to move to this field because one incident had happened in my home only, with us only, so that dragged me to this life. और वो इसलिए उसने ड्रैग किया because we were not aware that how law works, how judiciary works. Okay. Because अभी क्या है, मैंने जो देखा है, नॉर्मली क्या है, अगर आपको पुलिस रास्ता भी पूछ रही है ना, आप डर जाते बिल्कुल कि इसने मुझे कॉल क्यों किया या इसने मुझे इशारा क्यों दिया, एंड यू स्टार्ट थिंकिंग नेगेटिवली। वही हम लोगों का भी केस था कि हमने कभी एनकाउंटर नहीं किया था किसी भी लॉ से, किसी भी पुलिस ऑफिशियल से, किसी भी एक ऐसी चीज़ से जो हमें डरा दी, जिसने हमें डरा दिया। वो इंसिडेंट बहुत ही मतलब पर्सनल था, जिसमें हमने एनकाउंटर किया फॉल्स एलिगेशंस का, सबका। उसमें हमने, हमारी जॉब भी गई, ठीक है। आई वॉज विदाउट जॉब फॉर अ 6-7 month एंड देन आई डिसाइडेड कि अगर ये हमारे साथ इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद हो सकता है। माई मदर वॉज अ टीचर, शी वॉज प्रिंसिपल फ्रॉम अ गवर्नमेंट स्कूल, माई फादर फ्रॉम अ डिफेंस, my husband works in a good Japanese company. लेकिन फिर भी हम एक ऐसे मतलब ये समझिए एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसे, है ना, जिसमें से निकलना ऐसा लगता था एक टाइम पे कि निकल ही नहीं सकते हैं जी। फिर हमने सोचा कि इससे निकलना तो है ही, ठीक है। एडवोकेट हेल्प्ड अस, पुलिस ऑफिशियल तो आपको पता ही है क्या, किस तरह से अगर आपको उनको कोई एक पॉइंट मिल जाता है तो वो ड्रैग करके ले जाते हैं, बिकॉज उनकी वो ड्यूटी है, है ना। वो शरीफ और एक बदमाश में अंतर नहीं करते हैं, वो अब सिर्फ उनके लिए एक जुर्म है। अब वो किसने किया है उससे उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। तो ये सारे इंसिडेंट जब इन्वेस्टिगेशन होती है, सब होता है, तभी निकल के आता है। दे आर डूइंग देयर जॉब ओनली, है ना। उनका जॉब वही है कि भाई इन्वेस्टिगेशन करो। जुडिशरी का जॉब है कि वो उस चीज़ को, कहते हैं ना कि मतलब दूध का दूध पानी का पानी करना। उसमें पुलिस ऑफिशियल्स है जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जुडिशरी है जो इंक्वायरी करके उस चीज़ को अलग अलग लाती है, तो बीच में हम लोग आते हैं।
हम लोग एज अ लॉयर आते हैं कि हम सच्चे को सच्चा और झूठे को झूठा करा के छोड़ते हैं जी। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें जिसने उसी इंसिडेंट ने मुझे इस तरफ ड्रैग किया। जब हम उस चीज़ से निकले तब मुझे लगा कि मैं इतनी अवेयर हो गई थी इस लॉ से। मतलब कई बार होता है ना कि आपके साथ एक ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि आप पढ़ के उस पे से निकल के आप आधे तो वो चीज़ हो ही जाते हो। जैसे कोई बीमार व्यक्ति है तो उसके साइड वाला जो उसका केयर टेकर है ना वो ऑलमोस्ट डॉक्टर हो जाता है ना, उस फील्ड का डॉक्टर हो जाता है। ऐसे ही मैं ऑलमोस्ट, मुझे लगता था, मेरा ओपिनियन है कि मैं ऑलमोस्ट लॉयर तो बन ही चुकी हूँ, बस अब एक डिग्री की ज़रूरत है और मेरे पास एक्सपीरियंस है। हालांकि ये मिसकंसेप्शन है, बहुत छोटी चीज़ थी वो, लेकिन आज मैंने जब पढ़ा सब करा तो मैं उन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझती हूँ। हाँ, मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर ज़रूर हूँ, बट इट्स नॉट लाइक कि मुझे कुछ नहीं आता। जब मैं इस फील्ड में आई, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस अपने ही घर से आ गया था और वो भी काफ़ी 1.5-2 साल का एक्सपीरियंस था जी, तो उसने मुझे बड़ा हेल्प किया। क्योंकि उसमें जो भी हमारे ऊपर, क्योंकि हम कहते हैं फॉल्स एलिगेशन है, हर कोई कहेगा नहीं फॉल्स नहीं हो सकते, हर कोई अपने आप को इनोसेंट ही बताता है, लेकिन हम जानते हैं कि हम क्या हैं, या कोई भी जानता है कि उसके साथ फॉल्स हुआ कि क्या हुआ। जब हम उसमें से निकले, हमने वो पढ़ाई कर ली, सब कुछ कर लिया, उसके बाद आज की तारीख में मुझे ये लगता है कि हमारे जैसे बहुत से इनोसेंट थे जो इसी चीज़ से गुजर रहे हैं, और हर कोई लॉयर नहीं बन सकता, उसकी अपनी लाइफ है। अब हमें डाइवर्जन मिल गया, वी आर मतलब लकी, मैं लकी थी कि मुझे एक डाइवर्जन मिला, लेकिन जो भी डाइवर्जन मिला वो सही रास्ते पर भी गया जी, है ना। एक्चुअली माई मदर टुक दिस डिसीजन, यू शुड बी एन एडवोकेट, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो तुम कर चुकी हो, तो अगर तुम डिग्री लो, तो उनको उस चीज़ से बहुत असर पड़ा था, तो मैंने सोचा ठीक है क्यों नहीं, तो एडवोकेट बनी, उस लाइफ में आई, और जो अभी 6.5 साल गए, तो मैं अब उस इंसिडेंट को बिल्कुल याद रखती हूँ, और मैं प्रिज्यूम करती हूँ कि जो हमारे पास आ रहा है रिलीफ लेने आ रहा है या वो रिवेंज लेने आ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड कि हम जुडिशरी से क्या चाहते हैं, हम कोर्ट से क्या चाहते हैं। या तो हम रिलीफ चाहते हैं या तो हम रिवेंज चाहते हैं, ये दोनों ही अलग अलग है। अगर आप रिलीफ चाहते हो, समय दो। एडवोकेट्स, जुडिशरी कैन नॉट डू मैजिक, बिल्कुल जैसे डॉक्टर कैन नॉट डू मैजिक, वो हर चीज टेस्ट लेता है, सब कुछ करता है। बेसिकली फिर रिकवरी जैसे हो गया, जैसे अगर चोट लगती है या फिर कोई इलनेस ही क्यों नहीं हो, राइट। हाँ, तो इट टेक्स टाइम, बिल्कुल इट टेक्स टाइम टू हील, रिकवर, उसके लिए इलाज भी करना होता है। सो वी कैन ये कह सकते हैं कि जैसे अगर कोर्ट केसेस होते हैं, राइट, आपने केस फाइल किया, वो सिर्फ आपको चोट लगी है, राइट, हाँ। और उसके बाद जो प्रोसीजर होगा वो हील करने का, सो आप बेसिकली जुडिशरी के डॉक्टर हो। हाँ, वही मैं बोल रही हूँ ना। और सबसे बड़ी बात है कि आप एमडी के पास जा रहे हैं, हाँ जी, है ना, या फिर आप स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हैं, तो इट वर्क्स। अगर आपकी बीमारी एक नॉर्मल है तो आप किसी के पास भी जा सकते हैं, आप पुलिस ऑफिशियल के पास जाइए, हाँ, वहां से भी आपको मिल सकता है रिलीफ। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं, यू डिजर्व बेटर रिलीफ और लॉन्ग टर्म रिलीफ, और या फिर उसको जड़ से ही खत्म करना है, तब आप उसके स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। यहाँ भी वही होता है, यहाँ भी वही होता है। और आपको सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले तो आप समय दो जी, और आप अपने आप में ध्यान रखो, जब आप विक्टिम होते हो, आपके साथ कुछ गलत होता है, तो आप बहुत सोच समझकर कोर्ट में कदम रखते हो, ठीक है। क्योंकि आजकल सोसाइटी क्या है, वो सिर्फ ये बोल देता है, अरे कहाँ कोर्ट जाना है, बहुत लंबा चलेगा, क्या ज़रूरत है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, दब के रह लो, ये रह लो। आप कितना दबोगे, कहीं तो आपको एंड करना पड़ेगा। और डोंट टेक अस एज अ कि हम आपको गलत गाइड करेंगे या आपसे पैसा लेने के चक्कर में, नहीं, हम आपको रिलीफ दिलाने के चक्कर में। ये पूरी फर्टिलिटी आपके लिए ही है। एक सर्विस इंडस्ट्री है, जैसे डॉक्टर को ठीक है उसका ब्रेड एंड बटर है वो, ठीक है, ऐसे ही हमारी भी है ये, हाँ जी। लेकिन इसके पीछे मकसद तो रिलीफ ही दिलाना है, चाहे मैं दिलाऊं चाहे कोई भी दिलाए, मकसद रिलीफ दिलाना है। अब जैसे कई केसेस हैं जिसमें समय लगता है, तो लोग अपना इंटरेस्ट लूज कर देते हैं। क्या हम बीमारी में लूज करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं करते, बल्कि हम अच्छी से अच्छी जगह जाते हैं, जहां हम 2,000 रुपए की कॉस्ट दे रहे थे डॉक्टर को, वहां हम 3,000 भी देने को तैयार हो जाते हैं, 4,000 भी एक विजिट का देने को तैयार हो जाते हैं। वी शुड टेक दिस लाइक ऑल्सो, कि हमें एक रिलीफ चाहिए, और रिलीफ जब तक नहीं मिलेगा, और यहाँ तो आप
जब रिलीफ लेने जाते हो तो आपको ये समझना चाहिए मेरा ये रिलीफ कितने लोगों को रिलीफ देगा, बिल्कुल, है ना? एग्जैक्टली। और जब आप कहते हो इसमें बहुत समय लगता है, तो आपको यू शुड अंडरस्टैंड जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं दे आर प्रोसीजरल कोर्ट्स, दे आर बाउंड टू फॉलो सम प्रोसीजर, और प्रोसीजर में देर लगती है, दिन लगते हैं, दे कैन नॉट डू मैजिक। हर चीज़ रिकॉर्ड पे आनी होती है, एविडेंसेस आने होते हैं, विटनेसेस आने होते हैं, इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट्स आनी होती है, सब चीज़ आएगी तभी तो वो बता पाएंगे कि आप रिलीफ डिजर्व करते थे कि नहीं करते थे, आपका एक्चुअल रिलीफ बनता था कि नहीं बनता था। मेरे कह देने से नहीं सब कुछ हो जाता है, मुझे तो सब कुछ चाहिए, लेकिन क्या एज पर लॉ है। सो वही चीज़ है कि अभी जैसे हमने दो चीज़ों की बात की, एक तो आपने स्पेशलिटी मेंशन की। सो स्पेशलिटी के बारे में पहले बात करता हूँ कि आपकी जो स्पेशलिटी है इट इज़ सिविल लॉ जी। सो अलग अलग तरह के लॉयर्स होते हैं। आई हैव अ बेसिक नॉलेज अबाउट इट कि क्रिमिनल लॉयर्स होते हैं, कुछ लॉयर्स आर स्पेसिफिक टू सिविल, और कुछ डिफेंस लॉयर्स होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं डिफेंस करने के लिए, करेक्ट? सो व्हाट मेड यू फील कि आपने मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, सो वॉज दैट द सेम थिंग जिससे आपने डिसाइड किया आपको सिविल लॉ ही परस्यू करना है? नहीं, ऐसा नहीं है कि उसी ने मुझे सिर्फ ड्रैग किया, बट मुझे ये इंटरेस्टेड बहुत लगता है जी। और मेरी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी है सिविल के बारे में, प्रॉपर्टी लॉ के बारे में, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के बारे में। बिकॉज क्या है, हम ये अवेयर तो करते हैं कि लेडीज़ की ये राइट्स हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली हम ये अवेयर नहीं करते हैं, ना ये अवेयरनेस देना चाहते हैं कि जेंट्स के क्या क्या राइट्स हैं। और जेंट्स भी, मैंने ये देखा है, वो बेचारे अपनी पूरी लाइफ लगाने में, कमाने में, खाने में, करने में लगा देते हैं, उनको पता ही नहीं है मेरे राइट्स क्या है। अगर उनको भी उनके राइट्स पता हो, जैसे कि लेडीज़ को आजकल पता है और अवेयरनेस दी जा रही है, बहुत अच्छे लेवल पे दी जा रही है, उनके लिए अलग अलग कोर्ट्स भी बनी हुई हैं, उनके लिए आपने देखा है पुलिस स्टेशंस में रूम्स भी बने हुए हैं, और महिला पुलिस भी दी गई है उनको, बहुत सारी चीज़ें दी गई है उनको अवेयरनेस के लिए। बट जेंट्स को भी मिलनी चाहिए, और है उनके पास, लेकिन वो अवेयर नहीं है, तो उनको लगता है मेरे लिए कुछ है नहीं, लेकिन सब कुछ है उनके लिए, है ना? तो जब सिविल लॉ में हम आते हैं तो सबसे पहली चीज़ें सिविल लॉ की ये है कि इसमें एक तो देर लगती है, ठीक है? देर इसलिए नहीं कि कोई इसमें कोई हिच है या कोई और चीज़ है, प्रोसीजर है, प्रोसीजर को फॉलो करने में अगर आपको रिलीफ चाहिए, आपको बार बार मैं यही कहूँगी, आप समय दो, हर चीज़ मिलती है जी। हर तरह का रिलीफ है, हर तरह के लॉ अवेलेबल है, हर एक चीज़ है, हर एक लॉ है, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है, सारे रिलीफ्स हैं, लेकिन इट्स जस्ट अ मैटर कि आप समय दें। दूसरा, आप रिसर्च करें, आप यानी आपका लॉयर रिसर्च करे, रूट कॉज पे जाए। सिर्फ आप आ गए कि मुझे डिवोर्स चाहिए, इससे बात नहीं बनेगी, रूट कॉज देखना पड़ेगा। क्योंकि हमारा जुडिशरी क्या है, हमारा जो लॉ कहता है, सेव द मैरिज, नॉट ब्रेक द मैरिज। ऐसे ही पनिशमेंट तभी अवेलेबल है जब वो एक्चुअल में गिल्टी है, और एक इंसान को इनोसेंस से गिल्टी तक ले जाने का प्रोसीजर यू हैव टू फॉलो। और जब भी मैंने देखा है, मैंने अपने 6.5 साल के एक्सपीरियंस में या उससे पहले भी मैंने ये देखा है, आपने अगर समय दिया है, पेशेंसली आपने फॉलो किया है, सारे रिलीफ आपको मिलेगा। उन लोगों से जाके पूछिए जिनको रिलीफ मिले हैं, उनका फुल फेथ है जुडिशरी पे, फुल फेथ है लॉ पर, क्योंकि उन्हें मिला है। लेकिन वो उनसे ये पूछो कि कब मिला, बिल्कुल, तो वो आपको बताएंगे कि टाइम लेके मिला, मैं पेशेंसफुल रहा, तब मुझे मिला। और जो समय रिलीफ मिलने के बाद की जो खुशी होती है ना, वो समय के उस दर्द को कम कर देती है। सो टॉकिंग अबाउट टाइम, बहुत से केसेस में ऐसी चीज़ें होती हैं कि टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। सो कई केसेस में लोगों का माइंडसेट ये हो जाता है कि इफ़ इट इज़ गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, कि ये केस खिंचता ही जा रहा है, तो वाई डोंट वी डू अ कॉम्प्रोमाइज़? सो आपके ओपिनियन में कि डूइंग सच कॉम्प्रोमाइज़ की कोर्ट के बाहर सेटल कर लेते हैं, जो टर्म यूज़ किया जाता है, सो इज़ इट अ गुड थिंग कि लोगों को ये चीज़ करनी चाहिए कि मतलब अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अपने ही वे में, आउट ऑफ देयर वे, इट इज़ अ गुड थिंग, या फिर ये चीज़ एक गलत प्रैक्टिस है जो कि टाइम वेस्ट कर रही है कोर्ट का? नहीं, ऑफ कोर्स ये बहुत अच्छी चीज़ है,
लेकिन क्या है, ये कॉम्प्रोमाइज़ लेटर स्टेज में ही पॉसिबल हो पाता है आजकल। क्यों हो पाता है? क्योंकि लोग समझना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल। अब जैसे एक बड़ा ही पार्टीशन का मैटर है, मानो फॉर एग्जांपल पार्टीशन का मैटर है, 2 भाई है, 1 सिस्टर है, तो उन तीनों को पता है, सबको पता है कि ये प्रॉपर्टी तीनों में बटेगी, बट दे डोंट वांट टू, क्योंकि हमारे सोसाइटी में माइंडसेट क्या है, सिस्टर को नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल, या बेटी को नहीं मिलना चाहिए, या उसने मांग लिया तो ये तो एक ह्यूज डिबेटेबल इशू हो जाता है कि बेटी ने ले लिया, बहन ने ले लिया, तो उसको अगर आप सीधे तरीके से नहीं दोगे तो वो कोर्ट जाएगी। बिल्कुल। अब जब कोर्ट जाएगी तो वो अपना हक लेगी, तो वो प्रोसीजर फॉलो होगा। तब अभी जब उसने मांगा सीधे रास्ते से, आपने नहीं दिया जी। ऐसा नॉर्मली नहीं होता है कि सारी सिस्टर्स उठ के चली जाती हैं, सारी बेटियां उठ के चली जाती हैं, बट हाँ देयर इज़ अ परसेंटेज जो जाते हैं, और मैं उसको अच्छा भी मानती हूँ कि अगर आपका हक है तो ले लो। बिल्कुल, है ना, क्योंकि एक माँ बाप के अगर 3 बच्चे हैं तो बचपन से ही उन्होंने हर चीज़ का 3 भाग किया होगा। ऐसा तो नहीं है कि सिस्टर को नहीं दिया होगा, बस ब्रदर को ही पढ़ाया होगा या ब्रदर को ही सब चीज़ दी होगी। जब बचपन से ही उनको पता है कि हर चीज़ के 3 हिस्से हुए, तो प्रॉपर्टी के क्यों नहीं? इस चीज़ को एडमिट करो और कहते हैं ना, इसे डाइजेस्ट कर लो जी। अगर बहन चाहती है और वो उसका लीगल राइट है, पहले तो इसे समझो। अगर वो मानती है तो ठीक है, नहीं मानती है तो वो कोर्ट से भी ले लेगी। देन अगर आपको कोर्ट चली गई, अभी इतना प्रोसीजर होगा, ये होगा, वो होगा, हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, कहने से कुछ नहीं होता। उसका राइट है, वो लेगी, और जब लेगी तो टाइम लगेगा। अब उस जगह अगर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, कॉम्प्रोमाइज किस पॉइंट पे आता है, देन यू रियलाइज, मैंने कई बार देखा है कि घर में बैठ के राजी नहीं होते हैं लोग, लेकिन लॉ उनको जब समझाने पर आता है तो उनको समझ आ जाता है समय तो खराब किया ही किया, बात तो वही है, देना तो पड़ेगा ही, तब वो कॉम्प्रोमाइज पर चलते हैं। कॉम्प्रोमाइज करना बहुत ही मेरे हिसाब से अच्छी बात है। इट सेव्स योर टाइम, इट सेव्स योर मनी, और इट सेव्स समटाइम रिलेशंस ऑल्सो, ठीक है। लेकिन कॉम्प्रोमाइज में भी 2 तरह के कॉम्प्रोमाइज होते हैं, एक इनफॉर्मल कॉम्प्रोमाइज और एक लॉफुल कॉम्प्रोमाइज। लॉफुल कॉम्प्रोमाइज क्या है? आपने लिखा, कोर्ट के सामने स्टेटमेंट्स दी। सबसे पहली बात, जब आपको मीडिएशन में भेजा जाता है कॉम्प्रोमाइज के लिए, वहाँ जो एक कॉम्प्रोमाइज डीड बनती है, वहाँ अपना काम एंड नहीं होता है जी। एडवोकेट समझाते हैं कि सर दिस इज नॉट द एंड, अभी कॉम्प्रोमाइज बन गया है, इसको हमें कोर्ट के सामने ले जाना पड़ेगा, वहाँ पर इसे स्टेटमेंट्स जो आपने यहाँ लिखवाई हैं, इन स्टेटमेंट्स को देना पड़ेगा, उसके बाद डिक्री होगी, उसके बाद ही ये लॉफुल कॉम्प्रोमाइज माना जाएगा। लॉफुल क्योंकि इसको कोर्ट रिकॉग्नाइज करना चाहिए ना, तो मैं तो मीडिएशन में बैठ के अनलॉफुल भी आपसे साइन करा लूंगी बिकॉज आई एम इन द डोमिनेटिंग पोजीशन। तो मैंने अगर कर दिया, तो इस चीज़ को यहीं से मान के अगर हम यहीं से चले गए तो क्या गारंटी है कि वो वापस से आपको नहीं डोमिनेट करेगा, वो फिर से करेगा। बिल्कुल। तो इससे बेटर ऑप्शन क्या है, आप जाइए कोर्ट में, उस डीड के अकॉर्डिंग उसको आप फुली रिकॉग्नाइज कराइए कोर्ट से कि ये हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया है। अगर वो लीगल है, लॉफुल है, कोर्ट उसे रिकॉग्नाइज करेगा, अपनी स्टैंप करेगा, उसके बाद आपके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करेगा, उसके बाद उसको डिक्री करेगा, और वो डिक्री बाइंडिंग इन नेचर है। अब कोई भी, अब जब आपके पास वो डिक्री आ गई तो वो केवल एक ही ग्राउंड पर चैलेंज होगी, वो होती है फ्रॉड या कोवर्जन, ठीक है। अब जब आप इतना दूर तक चले आए, डिक्री आ गई, फिर वो 1 साल के अंदर ही उसको चैलेंज किया जा सकता है। अगर 1 साल तक नहीं हुआ तो वो बाइंडिंग है, यानी कि आपको सोल्यूशन परमानेंट मिल गया। अब अगर इसके बाद कोई भी आपको तंग करने आता है, कुछ आता है, तो यू कैन शो द डिक्री कि भाई मेरे पास तो डिक्री है, सब कुछ आया है। हाँ, ये ऑन मैरिट नहीं होती है, बट ये लॉफुल है, सेम बाइंडिंग नेचर की है जैसे कि आपकी और मैरिट पे आई डिक्री है जी। दूसरा क्या करते हैं कि कॉम्प्रोमाइज कर लिया, घर में कर लिया, लिखत कर लिया, साइन करवा लिए, सब करा लिए, कोर्ट से रजिस्टर नहीं कराया, फिर वो दोबारा आ गई, कोर्ट कहेगा मेरे सामने तो नहीं हुआ ना ये सब चीज़ें, ये आपने आपस में किया, चलो अभी मैं फिर से ट्रायल चलाता हूँ और देखता हूँ आप लोग लॉफुल पोजीशन में थे कि नहीं थे, ये सब लॉफुल किया कि नहीं किया। लेकिन इसका भी एक टाइम है।
अगर जैसे जनरेशन्स उस पर चलती रही, आपने पार्टीशन के समय में ऐसा होता है, आपने अपने अपने पार्टीशन कर लिए, लिखा डीड कर ली, सब कुछ कर लिया और एक्ट भी कर लिया उसके ऊपर, तो एक समय के बाद आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगेन दैट इज़ नॉट बाइंडिंग, वो चैलेंज भी होती है, ट्रायल में भी जाती है और प्रूफ भी करनी पड़ती है। तो हर चीज़ को अगर आपने कोर्ट में आ गए हो तो कोर्ट के सारे प्रोसीजर फॉलो करो जी। लेकिन कई बार ये भी होता है कि कुछ क्लाइंट्स ऐसे मैंने देखे हैं जो कि कॉम्प्रोमाइज़ तक आके उसके बाद सोचते हैं अभी लॉयर की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तो हम ही कर लेंगे, अब तो कॉम्प्रोमाइज़ की बात है ना, अब तो हम ही कर लेंगे। आप नहीं कर सकते, आप केवल आउटसाइड द कोर्ट सब कुछ कर सकते हैं। कोर्ट में यू नीड अ एडवोकेट और यू नीड अ पर्सन who is knowledgeable, who is ready to give you the right path, right way to get the solutions, reliefs और end results देने के लिए। अगर वो आपको कह रहे ठीक है ऐसा हो जाएगा, तो रिसर्च योरसेल्फ एंड गो फॉर सेकंड ओपिनियन, है ना। आप इंस्टिंक्ट्स को फॉलो कीजिए ना। सो अभी जो हमने पार्टीशन की बात की, सो एक बहुत कॉमन चीज़ मैं भी सुनता हूँ, बिकॉज मेरे सराउंडिंग में कुछ केसेस हुए रिलेटेड टू पार्टीशंस एंड ऑल, जिसमें ये चीज़ बोली जाती है कि इफ़ अ डॉटर इज़ मैरिड, जैसे एंसेस्ट्रल विल होती है, जैसे ग्रैंडफादर हैं, उनके बच्चे हैं, उनमें 2 बेटे हैं और बाकी तीनों की तीनों बेटियां हैं, राइट। सो ये चीज़ मैंने सुनी है कि इफ़ द डॉटर्स आर मैरिड और द फादर पासेस अवे, डेथ हो जाती है, अनसर्टेनिटी होता है, कुछ भी होता है, तो उस केसेस में जो मैरिड डॉटर होती है उसका कोई राइट नहीं बनता उस ज़मीन पे, या फिर हम जो प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सो इज़ दिस ट्रू या फिर ये डिफ़र करता है इस चीज़ से बहुत? अगर ग्रैंडफादर ने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की विल की है तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी किसी भी विल के थ्रू पर्सनल प्रॉपर्टी तो नहीं बन सकती। नहीं। अगर जनरेशन से एक प्रॉपर्टी आ रही है उसको हम एंसेस्ट्रल कहते हैं। मैंने कमा ली या मेरे फादर ने मुझे दे दी, मेरे नाम कर दी, वो उनकी सेल्फ एक्वायर्ड थी, उन्होंने मेरे नाम कर दी, ये मेरी सेल्फ एक्वायर्ड है। ठीक है। मेरे दादा की प्रॉपर्टी थी, उन्होंने 3 बच्चों में बांटी थी क्योंकि उनके सिर्फ 3 बेटे थे, तो ये उनकी सेल्फ एक्वायर्ड हो गई क्योंकि उनके फादर की सेल्फ एक्वायर्ड थी, उन्होंने अपने बच्चों को दे दी। वो 3 मतलब मानो 100 रुपया है तो 30 रुपए बट गए, तो ये 30 रुपए मेरे फादर की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। अब अगर वो विल कर देते हैं कि ये मेरे 2 बच्चों में से एक को मिलेगी, तो ये बाइंडिंग है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपनी सेल्फ एक्वायर्ड कर दी। लेकिन दादा ने कभी विल की ही नहीं थी, दादा ने कभी पार्टीशन किया ही नहीं था, वो एक प्रॉपर्टी छोड़ गए, तो वो उन तीनों बच्चों की है। और अगर ये वाला जो है इसके पास प्रॉपर्टी वहां से आई है और विदाउट विल आई है, तो सेल्फ एक्वायर्ड नहीं बनी। तो यानी कि अगर ये भी विल नहीं करके गए तो ये दोनों बच्चों को मिलेगी। अब इनमें से एक लड़की मैरिड है और एक बेटा है, तो ये बिल्कुल मिथ है कि बेटी को नहीं मिलेगी। वो मैरिज हो जाए उसकी या कुछ भी हो जाए, इवन आफ्टर द डेथ ऑफ दैट गर्ल उसके बच्चों को मिलेगी। ठीक है। तो ये रूल ऐसे ही चलेगा। पार्टीशन मीन्स पार्ट्स, ठीक है, पार्ट तब तक बंटते जाएंगे जब तक कि वो एक्चुअल में बट ना जाए, लिखत हो ना जाए, और उसको अलग अलग आप कर ना दो, आपका शेयर डिसाइड ना हो जाए। ओके। और एक बार शेयर डिसाइड हो जाता है, उसको जिसको वो मिलेगा वो उसकी सेल्फ एक्वायर्ड है। ठीक है। सो मेरा अगला क्वेश्चन ये रहेगा इसी चीज़ से रिलेटेड कि जैसे हमने पार्टीशंस की बात की, अभी मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया कि किस तरह से ये चीज़ काम करती है। सो अगर कोई विल नहीं है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स हैं, राइट, सो जो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कितना मैटर करते हैं इन चीज़ों को लेके, कि अगर मान लीजिए जैसे एग्जांपल के लिए मेरे फादर है, राइट, हमारी कोई फ्यूड होती है, कुछ भी होता है, कुछ नहीं बनती आपस में, वी डिसाइड टू मूव एनीवेयर एल्स, राइट, और उस केस में व्हाट आई डू, मैं वो प्रॉपर्टी के पेपर्स लेके अपने साथ चला जाता हूँ, बिकॉज मैं ये नहीं चाहता कि ही सेल्स इट टू समवन एल्स या फिर ऐसा कुछ हो जाए, राइट। सो इन दैट केस एम आई कमिटिंग अ क्राइम? यस, ऑफ कोर्स। अगर वो प्रॉपर्टी उनके नाम है और आप उनकी प्रॉपर्टी के पेपर लेके चले जा रहे हो, इट्स अ डायरेक्ट थेफ्ट, है ना, इसको थेफ्ट ही कहेंगे जी। क्योंकि थेफ्ट के लिए क्या जरूरी है? विदाउट कंसेंट मूव दी मूवेबल प्रॉपर्टी, है ना, और इंटेंशन आपकी अच्छी तो है नहीं, है ना, यू हैव नॉट गुड इंटेंशन। तो जब आपकी ये तीनों ही गलत हैं, है ना, तो ऑब्वियसली इट्स अ क्राइम।
आप अगर ये बोले कि मैं ये चाहता था कि ये किसी को सेल ना कर सके, जी। सिर्फ एक पेपर लेने से क्या आप उसका राइट अप्राइज कर देंगे? कभी नहीं कर सकते। बिल्कुल। दे विल गो फॉर अनदर पेपर, है ना। वो अपना एक चोरी का वो लगाएंगे, एनसीआर कटवाएंगे, एक नए पेपर बना लेंगे, जी। और जो आज की डेट में वो पेपर बनाएंगे वो वैलिड हो जाएंगे, जो बिल्कुल। आपके पास पेपर है वो नल एंड वाइड हो जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है। तो रजिस्ट्री के भी पेपर निकलते हैं, जीपीए के भी निकलते हैं, सब चीज़ों के निकलते हैं, लेकिन इसमें भी क्राइम होता है, बिल्कुल। है ना। कि कई बार हम ये देखते हैं पेपर, एक ही पेपर के 3-4 ही कॉपी बना लेते हैं, 3-4 कॉपी बना लेते हैं, तो अगेन दैट इज अ क्राइम। तो जो जेन्युइन है वो तो जेन्युइन ही रहेगा ना, और वो पब्लिक रिकॉर्ड में भी होगा, सब कुछ होगा। तो ये सिर्फ कि मैं अपने घर में ये बनवा लेता हूँ, ये सब बनवा लेता हूँ, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। सो अब हम जिस पार्टीशन की बात करने वाले हैं वो पार्टीशन प्रॉपर्टी का नहीं होता, दैट इज़ अ पार्टीशन ऑफ रिलेशनशिप्स, जिसको लॉ की भाषा में अगर मैं बोलूँ तो इट इज़ कॉल्ड डाइवोर्स, राइट। सो सिविल लॉ का ही एक पार्ट है, बहुत ही कहूँगा तो एक सैड पार्ट ही है, बट इफ़ इट इज़ प्रोवाइडिंग यू हैप्पीनेस तो वो आपके अपने वेस में होता है, राइट। सो मेजर जो आपने अभी केसेस हैंडल किए होंगे रिलेटेड टू डाइवोर्स, सो रीजंस क्या आते हैं उसमें कि किस वजह से होता है ये मेजरली? देखिए, डिवोर्स का रीज़न सबका मतलब ऑलमोस्ट तो कॉमन ही होता है कि वो नहीं बन रही है उनके बीच में, उनके व्यूज़ नहीं है बन रहे हैं, उनके ओपिनियंस नहीं बन रहे हैं, और सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो सकता है कि एक बंदा कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है, झुकने को तैयार नहीं है, डोमिनेटेड है, और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उसकी जैसी लाइफ चल रही थी बिफोर मैरिज वो उसी तरह चलना चाहता है। जी। तो ये बहुत सारे, और ईगो क्लैशेस होते हैं, फिर फैमिली क्लैशेस होते हैं, और या फिर एक न्यूक्लियर फैमिली से जॉइंट फैमिली में बच्चा आ जाता है तो वहाँ भी उसको प्रॉब्लम्स आती हैं। तो यहाँ पर पेरेंट्स को मिलके उनकी काउंसलिंग फर्स्ट स्टेप में करनी चाहिए, जो कि नहीं हो पाती है। तो मेजरली तो यही है। और हाँ, इसके अलावा जो लॉफुल है, जो मतलब रिकॉग्नाइज किए गए हैं, जिन पर लॉ बनाए गए हैं, वो क्रुएलिटी है, सबसे बड़ी बात है, डाउरी डिमांड है, और ये जो घर से निकाल देना है, और काफ़ी है, मतलब जो इस तरह के हैं जिनको लॉ में रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है ना। यही बोले तो अभी जैसे डाइवोर्स में आपने बताया कि अलग अलग तरह से होता है कि रिलेटेड टू डाइवोर्स क्रूअल्टी हो गया या फिर डाउरी की डिमांड होती है, उसके केसेस में होता है। कई केसेस में अभी जो चीज़ हो रही है विच इज़ कह सकते हो कि होना नहीं चाहिए, बट इट इज़ ट्रेंडिंग, कि हम सुनते हैं एलिमनी के बारे में, जो कि देखा जाए तो कई केसेस में ये हो रहा है कि फेक एलिगेशंस के ऊपर किया जाता है कि लॉ सूट फाइल कर दिया, जस्ट बिकॉज अभी करेंटली ये चीज़ है इंडिया में कि द राइट्स फॉर फीमेल्स, जो वुमेन राइट्स हैं, दे आर एक्चुअली मोर पावर्ड। ठीक है। अब मेल्स के साथ ये चीज़ होती है कि उनको आइदर नॉलेज नहीं होती, और आइदर दे डिसाइड कि चलो ठीक है, लेट्स डू वन थिंग, कि हम इसको कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, और वो मान जाता है कि हाँ ठीक है, मेरा नाम खराब होगा, आगे जाके 5-6 चीज़ें पड़ेंगी मुझे। तो उन केसेस में क्या ये चीज़ सही है कि जो ऐसे केसेस में क्या कर सकता है एक मेल की अगर उसके ऊपर फेक एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं? बिकॉज अभी ये चीज़ भी होती है कि आपको भी ये चीज़ पता होगी कि जो क्रूअल्टी की हम बात करते हैं तो कई केसेस में इसके भी फेक एलिगेशंस लगते हैं मेल्स पे, राइट। सो इस केसेस में क्या होता है कि प्रूफ करना बहुत मुश्किल होता है, बीइंग अ मेल प्रूफ करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ऐसे केसेस में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है एज अ मेल पर्सपेक्टिव कि आपको एक डाइवोर्स चाहिए, राइट, और उसमें आपने ऐसा कुछ किया नहीं है, बट यू आर गेटिंग थ्रेट्स कि मैं आप पे क्रूल्टी का केस लगा दूंगी जस्ट बिकॉज यू आर गिविंग मी अ डाइवोर्स, या फिर मुझे इतना अमाउंट एक्स अमाउंट ऑफ मनी चाहिए, या फिर मुझे इतना पार्ट चाहिए, या फिर मुझे इतना एलिमनी चाहिए। सो उन केसेस के इस तरह का जो थ्रेट होता है, इसको बताना, इसको जस्टिफाई करना डिफ़िकल्ट होता है फॉर अ मेल। बिकॉज अभी जो हमारी सोसाइटी की बात करूँ मैं, तो सोसाइटी के दिमाग में पहली चीज़ ये आती है कि इफ़ शी इज़ गिविंग डाइवोर्स तो इसमें कोई दिक्कत होगी लड़के में, क्योंकि हमारा जो इवन अगर मैं बात करूँ हर चीज़ की, वो ओरिएंटेशन ही यही बनी हुई है उसकी कि अगर डाइवोर्स की बात हो रही है तो इसका पति खाता पीता हो, क्या पता इसका पति इसे मारता हो। तो क्या ये चीज़ सही है? हाँ, ये हमारी सोसाइटी का एक मिथ ही है, और या फिर ऐसा है भी, है ना। बिना उसके तो बिना कहते हैं ना, आग बिना धुएं के आग तो नहीं होती है। obviously. तो दोनों ही तरफ है ये चीज़, दोनों ही तरफ है। क्या क्रूएलिटी हस्बैंड्स के साथ नहीं होती है? बहुत बार होती है। और अब तो ये धीरे धीरे बाहर भी आ रही हैं चीज़ें। पहले मेन थे वो इस चीज़ को
मतलब बताने में भी शर्माते थे, हाँ जी। बट नाउ अ डेज वो बताने लगे हैं क्योंकि अवेयरनेस आ रही है ना। वो इस तरह से परेशान हो चुके हैं, इस तरह से परेशान हो चुके हैं कि वो बताए बिना नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि जब तक बताओगे नहीं तब तक सोल्यूशन मिलेगा नहीं। जैसे पर्सनली मैंने एक केस भी हैंडल कर रही हूँ मैं, उसमें जो मेल है ही इज़ द विक्टिम, बट एज फार एज सोसाइटी इज कंसर्न बिल्कुल। ऑलवेज अ फीमेल इज विक्टिम। बिल्कुल। लेकिन जब हमारे पास कोई ऐसा विक्टिम आता है तब हम उसको बोलते हैं कि तुम सिर्फ तैयार रहो लड़ने के लिए और अपना बेस्ट हम देंगे, ठीक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इट विल टेक टाइम, है ना। और उसके जब टाइम लगता है तो हरासमेंट भी है और ऑफ कोर्स आपका पैसा भी खर्च होता है, सब कुछ होता है ना। लेकिन मेल्स क्या है, वो कमाने में और अपने प्रोफेशनल लाइफ में इतने फंसे हुए होते हैं, वो हर चीज़ में ये बोलते हैं मैडम टाइम नहीं है मेरे पास, मैम छुट्टी नहीं मिलेगी मुझे, मैम ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो जब आप ही इस तरह से हमें करोगे तो हम भी आपको किस लेवल तक जाकर सपोर्ट कर लेंगे। यू शुड वॉक इन टू द कोर्ट, यू शुड आस्क फॉर द रिलीफ, और आपके राइट्स हैं उनके लिए आप भी एक्सप्लोर करो, हमें बताओ, हम जो आपको सोल्यूशंस दे रहे हैं उस पर एटलीस्ट यू शुड हैव फेथ। बिल्कुल। जैसे उनके लिए क्रुएलिटी से रिलेटेड बहुत सारे लॉज हैं, तो सेम आपके लिए भी है ना। अगर राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ अगर फीमेल के लिए है तो क्या मेल के लिए नहीं है? बिल्कुल। इट अप्लाइज टू ऑल सिटीजन्स। तो पहले फेथ ऑन योरसेल्फ कि मैं ठीक हूँ, मेरे साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, मैंने कुछ नहीं किया है। ये जिस दिन आप अपने को भरोसा दिला देंगे, रिलीफ आपको उसी दिन से मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और गलत को पता होता है मैं गलत हूँ, आज नहीं तो मैं कल स्टैंड नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। अब इसमें ना एक चीज़ और भी आती है, इसमें जब आप गलत होते हो ना, तो कुछ लॉयर्स मैंने ऐसे देखा है, ये मेरा ओपिनियन है पर्सनल, कि वो उनको बचाने के लिए ना समय खींचते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ होता नहीं है बताने के लिए। तो ये चीज़ ना डिले टैक्टिक्स इसको मैं बोलती हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा होता है। किसी दिन वो नहीं आएंगे, किसी दिन उनका प्रॉक्सी आ जाएगा, किसी दिन वो कुछ ये बोल देंगे मुझे वो पेपर नहीं मिला है जबकि उन्हें मिला होता है, या कभी वो ये बोल देंगे कि मतलब जो एक्यूज़ है वो नहीं आया है, उसके घर कोई बीमार हो गया है, या फिर कुछ और एक बहाना मार देंगे, या कभी भाई जजेस आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, वो भी छुट्टी पे हो सकते हैं, या मैं खुद भी छुट्टी पे हो सकती हूँ। तो दे ट्राई टू प्ले द टैक्टिक्स गेम कि मैं तुम्हें समय तो दिला दूंगा। और यहाँ पे इंडिया में मैंने देखा है, इंडिया में अगर आपने समय खराब किया ना, वैसे आप समय सारे दिन खराब करेंगे, लेकिन अगर किसी चीज में आपकी पर्सनल नीड है, उधर समय खराब हो रहा है ना, तो आपको लगता है पता नहीं क्या ही हो रहा है आपके साथ, इनजस्टिस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो आपको पेशेंटली हैंडल करने चाहिए वो डिले टैक्टिक्स। वो आपको चाह रहे हैं कि उन टैक्टिक्स से आप परेशान हो जाओ और आप केस छोड़ दो कि केस लंबा चलेगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। आपको भी पेशेंटली हैंडल करना चाहिए उन चीज़ों को। आप और आपका एडवोकेट तब हैंडल करेगा जब आप पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं करोगे, ठीक है। हम आपको रिलीफ दिलाने के लिए हैं और दिलाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं दिलाएंगे, हर चीज़ का सोल्यूशन है, हर चीज़ मिलती है। लेकिन अगर सामने वाला प्ले कर रहा है, डिले कर रहा है टैक्टिक्स, तो एज अ एडवोकेट इट इज़ योर ड्यूटी कि आप वो चीज़ रिकॉग्नाइज कराओ कोर्ट को कि मतलब कई बार मैं भी करती हूँ कि मैं कोर्ट को बता देती हूँ, कोर्ट को बताती हूँ कि या पिछले ऑर्डर पे भी यही था मिलॉर्ड, पिछले उसमें भी यही चीज़ें थी। अगर वो बार बार कह रहे हैं हम बीमार हो रहा है कोई भी परिवार में, तो हाँ, तो बीमार हो रहा है तो आप बोल सकते हैं कि आप प्रूफ लाइए, कोर्ट उसको रिकॉग्नाइज करता है। लेकिन आप वहाँ पर बताइए तो सही, सिर्फ घर में पैनिक सिचुएशन करने से कुछ नहीं होगा, है ना। तो इसलिए जब आपके पास सोल्यूशन नहीं है, आप गलत हो, तो आपके लॉयर्स आजकल बहुत कम है ऐसा, लेकिन करते हैं, डिले टैक्टिक्स खेलते हैं, है ना। ठीक है। सो मैम, अभी हमने बात की सिविल लॉस के रिलेटेड, जो भी पार्टीशन के रिलेटेड होता है और डाइवोर्स के रिलेटेड होता है। सो माय करंट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी अबाउट चेक बाउंसेस के ऊपर, क्योंकि कॉर्पोरेट में हम कॉर्पोरेट फील्ड में लोग काम करते हैं। कई केसेस में होता है कि कुछ कंपनीज चेक्स आपको देती है, कई बार पेमेंट्स मिलती हैं वो बाउंस हो जाती हैं। तो उन केसेस में सबसे कॉमन गलती क्या होती है जो लोग करते हैं रिपोर्ट करने में? रिपोर्ट करने में सबसे बड़ी बात है कि एक तो
हम इसे बड़ा लाइटली लेते हैं कि ठीक है चेक बाउंस हो गया है तो हम मांगना शुरू कर देते हैं पैसे। उतनी देर में लिमिटेशन ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इसमें चेक बाउंसिंग की लिमिटेशन ये होती है कि जिस दिन चेक बाउंस हुआ वहाँ से 30 डेज़ में आपने उसको नोटिस भेजना होता है 15 डेज़ का। तो यू शुड कीप इन योर माइंड वेरी फर्मली कि 1-2 बार मांग लें और 30 डेज़ याद रखें कि चेक बाउंसिंग से 30 डेज़ में आपको उसको नोटिस भेजना ही भेजना है अगली पार्टी को। हाँ, पर्सनल रिलेशन में तो ये चीज़ें नहीं हो पाती है मेटलाइज, बट एज फार एज कॉर्पोरेट यू सेड, तो कॉर्पोरेट तो वेल अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि उसको 30 डेज़ में ये नोटिस भेजना है। लिमिटेशन एक्ट उस पर अप्लाई होता है। 30 डेज़ में उसको 15 डेज़ का नोटिस भेजा जाता है कि विद इन 15 डेज़ आप हमारे ये पैसे वापस कर दीजिए। अब यहाँ पर जो नोटिस भेजा जाता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है थ्रू आउट द केस। अगर आपने उस नोटिस में कुछ भी चीज़ छोड़ दी या कुछ भी गलती कर दी तो वो थ्रू आउट दी आपको केस में आपको कमज़ोर रखेगी। जैसे कई बार क्या होता है, हम नोटिस तो भेज देते हैं कि आप हमारा पैसा दे दीजिए, वो पैसा नहीं देता है। अब 1 साल हो जाता है, 2 साल हो जाता है, देन यू से कि मुझे तो मैंने पैसे मांगे थे, मुझे तो इंटरेस्ट भी चाहिए, मुझे तो ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो नोटिस में लिखो वो। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि नोटिस ड्राफ्ट करना भी एक लॉयर का काम है। तो डोंट गो फॉर सेव योर सम मनी, है ना, बिकॉज एडवोकेट अल्टीमेटली सेव योर लॉट ऑफ मनी, है ना। तो उसमें जो बेसिकली हम गलतियां करते हैं वो ये करते हैं कि हम सिंपली बोल देते हैं हमारा प्रिंसिपल अमाउंट इतना था, आपने बाउंस करा दिया तो आप हमें दे दीजिए, जबकि उसमें आपको इंटरेस्ट भी मांगना चाहिए, आपको लिटिगेशन कॉस्ट भी मांगनी चाहिए। आपको क्या मिलता है वो दूसरी बात है, लेकिन एटलीस्ट आप मांग लीजिए ताकि आपके पास ऑप्शंस खुले रहे कि आपको क्या क्या मिल सकता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपको नोटिस भेजते ही पैसा मिल जाता है, कई बार वो कॉज ऑफ एक्शन बन जाता है कि आपको कोर्ट जाना पड़ता है। तो कोर्ट जब आप जाएं तो इट टेक्स टाइम अगेन, तो वहाँ पर वो जो आपको लॉस हुआ है ना वो नोटिस से रिकवर हो जाता है। टाइम भी एक मनी वैल्यू करता है। तो ये सारी चीज़ें, नोटिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, सो अगला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा सेम चीज़ के ऊपर ही कि ये तो हमने ये जान लिया कि जिसके पास चेक आया है वो और चेक बाउंस हो गया है उस चीज़ के लिए, अगर मेरा चेक ही बाउंस हो जाए तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ? अगर मुझे नोटिस आता है, मेरे पास क्या ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिनको मैं फॉलो कर सकता हूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब चेक बाउंस होता है तो सबसे पहले ये खबर उसी के पास जाती है जिसका चेक बाउंस होता है। तो अगर ये लॉफुल था, लीगली आपकी लाइबिलिटी बनती थी, तो आप उसको 15 डेज़ में, जो नोटिस आपको मिला है वो 15 डेज़ का नोटिस है, आप उसको उसी समय पे कर दीजिए। इफ़ यू आर सीइंग कि यार मतलब इसमें तो मेरे से इंटरेस्ट मांग लिया गया है, मेरे से प्रिंसिपल अमाउंट मांग लिया गया है, लिटिगेशन कॉस्ट मांग ली गई, ये सारा मांग लिया, तो इस चीज़ पे आप उससे बात कर सकते हैं कि भाई मेरी कोई गलती, मतलब ये तो है नहीं कि मतलब कहते हैं ना कि मैंने इंटेंशनली नहीं किया है, ये हो गया है, बट आई एम रेडी टू पे योर अमाउंट एंड विद इन वीक, विद इन 10 डेज और सो, जो भी उसका 15 डेज का उसका टेन्योर है, मैं आपको ये पे कर दूंगा, या मैं आपको EMI बना देता हूँ, या मतलब कुछ तो आप वे आउट निकालो उसका। बट इफ़ इट इज़ अ लॉफुल, it is a legally you were bound to give that money, तो you should pay right that way कि within the notice period आप दे दो, है ना। अगर आपकी रियली इंटेंशन है देने की, अगर आपके पास उस समय नहीं हो पा रहा है तो, और केस चल भी चुका है, तब आप वहाँ कोर्ट में जाके बता सकते हैं कि मैं इस मोड से पेमेंट कर सकता हूँ, इतनी EMI बना सकता हूँ मेरी ये, तो एटलीस्ट आप इंटेंशन तो रखो पे करने की, तो सामने वाला भी आपको कोऑपरेट करेगा, बिल्कुल, है ना। और मैंने कई बार देखा है, कई बार चेक बाउंसिंग के बाद उनकी इंटेंशन भी नहीं होती, अच्छा तूने मुझे नोटिस भेजा है, अभी तो मैं दूंगा ही नहीं, जबकि नोटिस इसलिए नहीं भेजा गया है, ही इज एक्सरसाइजिंग हिज राइट, है ना। तो आप भी एक्सरसाइज करो, आप लीगली लॉफुल मतलब बाइंड थे लीगली, तो आप पे कर दो जी, है ना जी। सो अब हम बात करते हैं, काफ़ी कॉमन चीज़ है, शायद कई लोग नोटिस भी ना करते हो, कि आप सुबह सुबह उठे हो, ऑफिस के लिए निकले हो, अपने बाइक मोड़ी और आप क्या देखते हो, गेट लग चुका है
राइट। राइट। सो जो सोसाइटीज़ में हम नॉर्मली गेट्स देखते हैं वो समझ आता है सोसाइटी गेट्स हैं, जो नॉर्मली गली में कहीं भी गेट्स लगा दिए जाते हैं, राइट। सो वो कितने लीगल हैं? देखिए, ये आपने इतना सही क्वेश्चन पूछा है इस प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि आजकल मैंने देखा है ये हर 10वां बंदा रिलेट कर लेगा इससे कि हाँ ऐसा होता है, और वो लोग भी रिलेट करेंगे जो लगाते हैं, है ना। और ये बड़ा मतलब बड़ा ग्रोइंग प्रॉब्लम है अभी सोसाइटीज़ में। सोसाइटी क्या, अपना पूरा ऑल ओवर इंडिया मैं देख रही हूँ कि आज आप निकले और कुछ नहीं था, रात के समय एक चिनाई हुई, गेट लगा और ताला लग गया उसके अंदर, है ना। तो ये बिल्कुल भी लॉफुल नहीं है अनलेस आपको वहाँ पर जेन्युइन राइट नहीं था, है ना। अगर आपकी वो प्रॉपर्टी है, आपके पास लॉफुल पेपर है, आप राइटफुल ऑनर है, आप कहीं भी गेट लगा दीजिए। लेकिन आप चलते रोड पे लगा रहे हैं या फिर चलते रस्तों पे लगा रहे हैं, सोसाइटी के अंदर लगा रहे हैं, कॉलोनीज के अंदर लगा रहे हैं, तो इट्स अ क्राइम। लेकिन आजकल ये क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इसके खिलाफ कोई नहीं आ रहा है। बिल्कुल। और खिलाफ इसलिए भी नहीं आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों को लॉ ही नहीं पता कि ये इलीगल है, और इलीगल जो गेट लगाने वाला है वही ये क्राइम कर रहा है। और इस क्राइम का एक ही नाम है रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। रॉन्गफुल रिस्ट्रेन ये होता है, आपको अधिकार था एक रास्ते पर जाने का, वहां से आपको रोका गया, ठीक है। अब ये कहेंगे कि आप राइट साइड की गली से मत जाओ, लेफ्ट साइड से चले जाओ, हमने गेट लगा लिया, मैं लेफ्ट साइड से क्यों जाऊं? बिल्कुल, मुझे राइट साइड से जाने का अधिकार है। आप लॉफुल ऑनर नहीं हो, राइटफुल ऑनर नहीं हो, आपके पास पेपर नहीं है, तो आपने गेट क्यों लगाया? सही बात है। तो ये पब्लिक न्यूसेंस भी है, पब्लिक को परेशान करने के लिए भी है ना। और आजकल क्या कहते हैं कि जी बाइक बहुत तेज चलाते हैं ना, इसलिए गेट लगा लेते हैं जी। तो इंसान क्या मतलब सारी रोड से पैदल चलना शुरू करते हैं, है ना। हाँ, ये ज़रूर है कि आप स्पीड ब्रेकर बना दो, अगर बाइक्स तेज चल रही हैं, स्कूटर्स तेज चल रहा है, आप स्पीड ब्रेकर बना दो, आप सीधा गेट ही लगा देते हैं, है ना। लेकिन जो पब्लिक है वो अवेयर नहीं है, या फिर वो ये सोचती है मैं क्यों बोलूँ, वो भी बोले, सारे बोले, तो इसलिए भी ऐसा होता है। तो इसके लिए सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, यू शुड अवेयर विद योर राइट फर्स्ट। सेकंड, इसमें पुलिस कंप्लेंट भी होती है, जिसमें रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के लिए बुक किया जाता है। उसी इंसान पर ये बुक होता है जिसने ये गेट लगाया है। कई बार मैंने देखा है कि 4-5 लोग कॉलोनी के इकट्ठे होके लगाते हैं, जो उस गेट के आसपास रहते हैं, वो लगाते हैं, तो वो भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, शोर मचाते हैं, ये सब करते हैं। तो इसका भी सोल्यूशन है ना। लेकिन हु विल गो टू कोर्ट, हु विल गो टू पुलिस, दैट यू हैव टू टेक द डिसीजन, है ना। किसी एक को तो उठना होगा। तो इस चीज में मतलब ये आप ही का राइट है, और आपको ही उठना होगा, आपको ही आना होगा। एक जनरल लॉ तो नहीं बना सकते। हाँ, वैसे मैं कई बार ये भी सोचती हूँ कि गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए कि एक जनरल लॉ बनाना चाहिए कि भाई ऐसे इलीगली गेट्स जो बना दिए जाते हैं, रिस्ट्रेन कर दिया जाता है रॉन्गफुली लोगों को एक रास्ते से जाने के लिए, और उन्हें मजबूर किया जाता है दूसरे बड़े रास्ते से जाने के लिए, है ना, वो कोई पॉइंट नहीं बनता है। तो इसके लिए तो यही बोला जाएगा कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस पर एक पर्टिकुलर लॉ बनाने के लिए, क्योंकि ये ग्रोइंग प्रॉब्लम है। आजकल हर कोई इससे जूझ रहा है, ठीक है। कभी बाइक का रास्ता रोक देते हैं, कभी गाड़ी का रास्ता रोक देते हैं, कभी खुद जाने का ही रास्ता रोक देते हैं। और आपको बड़ा सरप्राइज होगा ये सुनकर कि जो लोग गेट लगाते हैं वो उसको फुली ऑपरेशन रखते हैं अपने लिए, सेल्फ नीड के लिए। अगर उनके घर में शादी है वो गेट खुल जाएगा 3 दिन के लिए। उनके घर में कोई अगर मतलब जैसे कोई मिसहैपनिंग हो गई तब भी वो गेट खुलेगा, हर बार खुलेगा, बंद भी होगा, सब कुछ होगा। इवन वो गेट लगा के उस गली को पार्किंग की तरह यूज भी करते हैं, पार्किंग की तरह, या पुराने समय में जैसे खाट डाल के लोग बैठ जाते थे, चिट चैट करते थे, उस तरह भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। या फिर वहाँ गलत मतलब जैसे मेरे पास एक केस था, उसमें वो गेट लगा दिया था और वो हाफ गली में लगा था, ठीक है। तो वो हाफ गली में गेट लग गया तो वहाँ से जाना बंद कर दिया, तो वो रोज रात को 11-12 बजे वहाँ पर इलीगल वर्क होते थे। वर्क यानी कि मतलब ड्रिंक करते थे, हुक्का पीते थे और सब शोर वगैरह मचाते थे।
तो ये भी चीज़ें मैंने देखी है कि मतलब गेट का मतलब सिर्फ रॉन्गफुल रिस्ट्रेन ही नहीं है, उसको यूज़ भी कर रहे हैं वो, अपने पर्सनल यूज़ में लेकर आ रहे हैं कि जैसे शादी का मंडप लगा दिया है ना, पार्किंग लगा दी, या फिर और कुछ काम में यूज़ कर लिया, पर्सनल कार्स पार्क कर ली, या किसी की ये जो होती है ना कमर्शियल व्हीकल्स पार्क करा ली और पैसा अर्न करा। ये भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और इनका भी सोल्यूशन है कि बट उसके बारे में अगर सोल्यूशन की बात हम करेंगे तो अगेन हु विल टेक दी स्टेप, है ना। तो मेरे ख्याल से जिसको प्रॉब्लम है उसको जाना चाहिए, करना चाहिए। और अगर मतलब लाइक एडवोकेट्स अगर देखा जाए, अगर मेरे को पर्सनल अगर प्रॉब्लम है तो मैं भी जा सकती हूँ, बिल्कुल, है ना। तो फिर वो जो लोग मेरे साथ होकर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो दे शुड गिव अस अ सपोर्ट। बिल्कुल, कि हाँ अगर आप जा नहीं सकते तो आप सपोर्ट तो कर सकते हैं, आप आवाज़ तो उठा सकते हैं, आप उस बंदे के साथ हो सकते हैं जो आवाज़ उठा रहा है इस बारे में। ठीक है। सो मैम, अब जब हम इस एपिसोड के एंड पे आ ही चुके हैं, राइट, सो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि एक कॉमन सिटीज़न के लिए लॉ के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या जानना ज़रूरी है सो दैट वो डरे ना उसे यूज़ करने से। जैसे कि आपने इनिशियली बताया था कि लोगों के अंदर डर बहुत है कि कोर्ट केस होगा या फिर दूसरी चीज़ होगी, तो ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे ना हो? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप सही हैं तो डरने की तो ज़रूरत है ही नहीं, बिल्कुल, ठीक है। और देयर आर मल्टीपल स्टेजेस फ्रॉम वेयर यू कैन गेट द एक्चुअल रिलीफ। आपको एक स्टेप से नहीं मिलता, मूव टू सेकेंड स्टेप, वहाँ से नहीं मिलता थर्ड स्टेप। तो डरने के लिए तब ज़रूरत है जब आप कुछ गलत मांग रहे हो। बिल्कुल, जब आप सही मांग रहे हो या फिर आप कंफ्यूज हो कि ये मैं मांग सकता हूँ कि नहीं, तो आपको राइट पर्सन के पास जाना होगा उस रिलीफ को पूछने या मांगने कि ये मेरा रिलीफ है या नहीं है। दूसरा, सबसे पहले लॉफुल रहो, है ना। सबको छोटे छोटे लॉ की जानकारी होनी चाहिए और ये मैं कहती हूँ ये हमें बचपन से ही हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐड होनी चाहिए कि आजकल जैसे हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, सब जाती हैं, तो उसमें एक लीगल करके भी सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें हमें ट्रैफिक रूल्स हैं, हमें हमारे जो पर्सनल रिलेशंस से के थ्रू जो लॉज आ रखे हैं, या फिर आप ये समझ लीजिए जो डे टू डे नीड के लॉज हैं वो सारे इनकॉर्पोरेट्स होने चाहिए उसमें। क्योंकि क्या है कि जब तक 12th में रहता है ना बच्चा, माइनर होता है, वो हर चीज़ सीख सकता है, उसके दिमाग में हम भर सकते हैं, उसके बाद वो एज अ फन ले लेता है इन चीज़ों को। क्योंकि जैसे कई बार कहते हैं हम राइट टू स्पीच, तो राइट टू स्पीच तो हम बता देते हैं, बिल्कुल बता देते हैं, बट ये नहीं बताते हैं कि इट कम्स विद द रिस्ट्रिक्शंस ऑल्सो, है ना। तो ऐसे ही हर लॉ, हर राइट रिस्ट्रिक्शंस के साथ आता है। तो छोटे या बड़े लॉज हैं, ट्रैफिक लॉज हैं, या जो आप आजकल एब्यूसिवनेस देख रहे हैं बच्चों में, एग्रेशन देख रहे हैं, या ये सब छोटी छोटी चीज़ें देख रहे हैं, ये हम उसको अर्ली चाइल्डहुड एज से अगर हम अपनी एजुकेशन में डाल दें ये चीज़ें तो इनको हम कम कर सकते हैं। फिर जब लॉ की जानकारी हो जाती है तो उसमें डर भी कम हो जाता है और वो फिर अवेयर भी हो जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मुझे कहाँ डरना चाहिए, मैं कहाँ सही हूँ जहाँ मुझे स्ट्रांगली अपने आप को रिप्रेजेंट करके वो रिलीफ ले लेना चाहिए। बिल्कुल, ठीक है। सो मैम, दैट्स इट फॉर टुडेज एपिसोड। सो आज का एपिसोड हम यहीं कंक्लूड करेंगे। थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर शो, और आई होप हमारी ऑडियंस को भी ये जो नॉलेज आपने दी है रिलेटेड टू द लॉ और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए, ये बहुत काम आएगी और लोगों को एक मैसेज भी मिलेगा इससे कि वो किस तरह से लॉ से डरे बिना उसको फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर शो। थैंक यू।